हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता होगा कि आप हम लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े होंगे और हमारे वीडियो का आनंद उठा रहे होंगे। लगातार आपके लिए हम हर क्लास के लिए 9 से लेकर के 12 तक के लिए हर तरह के वीडियो को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको आपके एग्जाम के लिए काफी इफेक्टिव साबित होगा। आज इसी क्रम में हम लोग क्लास 11th के लिए चैप्टर रेस्पायरेशन है ना, और रेस्पायरेशन में एक टर्म है श्वासोच्छ्वास, उसी को हम लोगों ने उठाया है आज और इसी का हम स्टडी करने वाले हैं। तो श्वासोच्छ्वास का मतलब हुआ कि ब्रीथिंग का मतलब हुआ सांस लेना और सांस छोड़ना, है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते रहते हैं लगातार। हम लोग ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सांस लेना और छोड़ना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सांस लेना और छोड़ना से क्या हो जाता है, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। हम लोग पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं कि श्वसन के लिए यह जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही हो, है ना, क्योंकि श्वसन एक ऊर्जा निर्माणकारी प्रक्रिया है और ऊर्जा के निर्माण के लिए ऑक्सीजन के बिना भी ऊर्जा यानी कि एटीपी का निर्माण हो सकता है। तो वो सब तो पिछले वीडियो में था। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो श्वासोच्छ्वास को देखने वाले हैं कि सांस लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे शरीर के अंगों का कौन सा योगदान है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, वक्ष गुहा है ना। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वक्ष गुहा कहलाता है। तो वक्ष गुहा का निर्माण किससे हुआ है, तो वक्ष गुहा का निर्माण जो है पसली से हुआ है ना। 12 जोड़ी पसलियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां मिलकर के हमारे वक्ष गुहा का निर्माण करती है। ये पसलियां आगे की ओर जो है एक हड्डी जिसे स्टर्नम कहते हैं उससे जुड़ी होती है और पीछे के साइड से यह मेरुदंड है ना, कशेरुकदंड हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। ठीक है, तो अब है इस तरह से एक गुहा जैसा रचना बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। अब ये देखिए हमारी 2 पसलियां हैं, ये वाला 2 पसली हुआ, इस पसली के ऊपर से भी एक मांसपेशी मौजूद है और अंदर से भी मांसपेशी क्या है, मौजूद है। इस मांसपेशी को इंटरकॉस्टल मांसपेशी कहा जाता है। ठीक है, अब ये इंटरकॉस्टल मांसपेशी अगर बाय है तो बाय इंटरकॉस्टल मांसपेशी, अगर अंदर की ओर है तो आंतरिक ऐसे में है ना, तो ये आउटर हुआ रिब्स का है ना, पसली का, और ये अंदर वाला हिस्सा हुआ। तो इस तरह से हमारा ये इंटरकॉस्टल मांसपेशी होता है जो 2 पसलियों को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद क्या है कि हम सांस लेते और छोड़ते रहते, लगभग 12 से 16 बार जो है 1 मिनट में हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में पहला हमारा क्या है, प्रश्वास है। तो जो हम लोग सांस लेते हैं इंस्पायरेशन जिसे कहते हैं, तो इंस्पायरेशन का प्रक्रिया क्या है, जिसमें कि वातावरण की हवा हमारे शरीर के अंदर है ना पहुंचती है, नासा छिद्र के द्वारा ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है। तो इसके लिए क्या कुछ होता है ये पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक शब्द को लिखा है यहाँ, अंतरा पल्मोनरी दबाव। अंतरा पल्मोनरी दबाव का अर्थ क्या हुआ, अंतरा पल्मोनरी में फेफड़े के द्वारा जो दबाव उत्पन्न किया जाता है वो क्या कहा जाएगा, तो अंतरा पल्मोनरी दबाव उसे कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों को सांस लेने की बारी आती है तो हमारे फेफड़े के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है ना। फेफड़े के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है। अब इस क्रम में क्या होगा, सबसे पहला काम कि हमारा बाह्य इंटरकॉस्टल मांसपेशी, जो मांसपेशी बाहर की ओर लगा हुआ है वो सिकुड़ेगा। तो ये सिकुड़ता है तो पसली को क्या करता है कि बाहर की ओर आगे की ओर खींच लेता है। तो जब ये पसली को आगे की ओर खींचेगा तो इससे क्या होगा, हमारा वक्ष गुहा जो देख रहे हैं है ना, तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़े का भी आयतन हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो जब फेफड़े का आयतन हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, अब अंदर का हवा तो उतना ही है, तो जब हवा का उतना ही है तो ऑटोमेटिक जब ऐसा एरिया को, क्षेत्र को हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो दबाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा वहां का, है ना, क्योंकि हवा तो उतना ही है लेकिन क्षेत्रफल को क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। हवा पहले इतना सा है ना, एक क्षेत्र को इतना बड़ा कर दिए, पहले क्षेत्र इतना ही था, अब क्षेत्र को इतना बड़ा कर दिए, तो क्या हो गया, अंदर का क्षेत्रफल बढ़ गया तो हवा का दबाव वहां क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हवा का दबाव घट जाएगा। और उसी क्रम में अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा उदर गुहा है ना, और ऊपर वाला क्या हो गया, वक्ष गुहा हो गया। उसके बीच में ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है।
तो डायफ्राम जो है उसी समय क्या हो जाता है, देखिए ध्यान से, है ना, कि पहले तो इस तरह से था रिलैक्स स्थिति में, अब ये संकुचित हुआ। तो संकुचित हुआ तो जितना इतना दूर का एरिया जो ये घेरे हुए था, ये एरिया को और क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। तो इस तरह से हमारे अंदर का आयतन थोड़ा और बढ़ जाता है। अब और बढ़ेगा तो उस हिसाब से पल्मोनरी दाब जो है ना, यानी कि फेफड़े का दबाव जो है वो और घट जाएगा। तो जब वो और घट जाएगा तो क्या होगा, हवा जो बाहर वातावरण में मौजूद है वो दोनों तरफ समतुल्य स्थिति बनाना चाहेगा, है ना। जितना वायुमंडलीय दबाव है उतना ही फेफड़े में भी करना चाहेगा। तो उस दबाव की पूर्ति के लिए वातावरण की हवा जो है वो नाकों के द्वारा हमारे फेफड़े के अंदर पहुंच जाएगी, तब तक जब तक कि दोनों तरफ दबाव क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, है ना। तो इस तरह से प्रश्वास की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब याद लगे रखें, जहां समस्या होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आगे जो है उच्छ्वास है, दूसरा एक्सपायरेशन इसे कहते हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा कि फेफड़े की हवा बाह्य वातावरण में मुक्त होती है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, फेफड़े की हवा को बाहर के वातावरण में छोड़ रहे हैं। तो बाहर के वातावरण में जब हवा छोड़ेंगे तो उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, ये देखें, अंदर का, ये अंदर का जो इंटरकॉस्टल मांसपेशी है, मार्कर है ना, इंटरकॉस्टल मांसपेशी है वो सिकुड़ जाएगा। अंदर का आंतरिक इंटरकॉस्टल मांसपेशी में सिकुड़न होगा। तो जब ये सिकुड़ेगा तो दबाव कहां बढ़ेगा, फेफड़े के ऊपर दबाव बढ़ेगा। पहले तो फैला दिया था, पहला वाला कंडीशन, इस बार क्या कर रहा है, इसको ये दबा रहा है। तो दबा रहा है तो पसली अंदर की ओर गई, तो असली अंदर की ओर जाएगी तो हमारा वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो फेफड़े का आयतन भी घट जाएगा, क्योंकि वक्ष गुहा के अंदर ही हमारा फेफड़ा मौजूद है। तो फेफड़े का आयतन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हवा उतनी ही है, क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया। तो इस हिसाब से हमारे फेफड़े के अंदर का दबाव जो है, यानी कि पल्मोनरी दबाव जो है, वो पल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। हवा उतनी ही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो साथ साथ ये जो डायफ्राम हमारा पहले सिकुड़ा हुआ था, जब छोड़ने की बारी आती है हवा को बाहर तो ये पूरा रिलैक्स स्थिति में आ जाता है। तो डायफ्राम इतना और चौड़ा हुआ, है ना, आयतन को और घटाया ये, तो ये हमारे फेफड़े का दबाव जो है वो और घट जाएगा। इस स्थिति फेफड़े का दबाव जो है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल घटा तो दबाव बढ़ेगा। तो ये और बढ़ेगा तो क्या होगा, अंदर का फेफड़े का दबाव जो है वो इतना ज्यादा हो जाएगा, है ना, कि वायुमंडलीय दबाव से भी वो ज्यादा हो जाएगा। तब फेफड़े के अंदर जो हवा है वो क्या चाहेगी कि अंदर के हिस्से को संतुलित किया जाए। तो सारा हवा को क्या कर देगा, तब तक वायुमंडल में रिलीज करता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। और इस तरह से हमारा उच्छ्वास का प्रक्रिया संपन्न हुआ। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं।